आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज के इस वीडियो को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छायावाद चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो गुंजन, उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव आदि प्रमुख रचनाएं हैं तथा चिदंबरा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रश्न का लेवल बड़ा आसान होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको ऐसे प्रश्नों को हल कर लेने से इन प्रश्नों में त्रुटि आपकी खत्म हो जाएगी और जिससे कि मेरिट बनाने में आपको आसानी होगी। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि अगर एग्जाम में सामान्य स्तर के जो प्रश्न होते हैं, सामान्य स्तर के प्रश्न, इन प्रश्नों को हल करने में अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आपकी जीत का 80% भाग ऐसे ही तय हो जाता है, क्योंकि जो कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं वे प्रश्न सबके लिए कठिन होंगे और वहां हल करने में सबको कठिनाई होगी। तो साथियों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि आप सभी तरह के प्रश्नों को हल किया करिए। कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है। बस फर्क ये होता है कि आप पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रश्न को कितनी सुगमता और तीव्रता से हल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को अगर आप तेजी से हल करेंगे तो आपके पास समय बचेगा, जिससे कि आप कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए अपने लिए समय निकाल पाएंगे। जैसे ही प्रश्न आपको दिखाई देगा वैसे ही आपका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इन प्रश्नों को हल करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी अन्य अतिरिक्त वार्ता के। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आप जानते हैं कि सरोज स्मृति कृति से अवतरित यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने उर्मिला का रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, गीतिका के रचनाकार का नाम आपको बताना है। और आप जानते हैं कि अनामिका, परिमल, राम शक्ति की पूजा, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग और विधवा भिक्षुक कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीतिका। अगला प्रश्न है साथियों कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं उर्वशी कृति 1909 ईस्वी की प्रकाशित है, झरना 1918 ईस्वी की, आंसू 1925 ईस्वी की, लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो इस हिसाब से इसका विकल्प सी अगर आपने चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर इसका सही अनुक्रम है। छायावाद का पूर्वाभास किन कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया मुकुटधर पांडे को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, छायावाद के अगर पहले चरण के कवियों की बात की जाए तो मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जो है ये लोग आते हैं। और आचार्य शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा है। और छायावाद को अगर
काव्य की प्रवृत्ति की प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचने की बात की जाए तो उसमें प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये लोग माने जाते हैं, जिन्हें कि छायावादी कवि के रूप में गिना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट उत्तर ट्रिक कर दीजिए, कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? अगर आपने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए मयंक मंजरी को चुन लिया, बी विकल्प को, तो राइट आंसर के साथ हैं सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और प्रेम जोगिनी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं? तो दी गई जो पंक्तियां हैं यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए गीत नाट अंधा युग से ली गई हैं। विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कोलकाता, बंगाल, विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अंधा युग के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है धर्मवीर भारती को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो चंद्रावली नाटिका के लेखक आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन लिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। भारत दुर्दशा, नील देवी वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवत, अंधेरी नगरी, सती प्रताप जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है चंद्रावली। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। अगर आपने रणधीर प्रेम मोहिनी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अज्ञेय को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर दास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और प्रश्न संख्या 15 है कि दुल्हीन गावहु मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया राग गौड़ी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन आलवर महिला संत हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दक्षिण भारत की महिला संत आंडाल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए, यह वैष्णव संत थी। अगला प्रश्न है हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें से हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय से भी पुकारा जाता है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया निबंध है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं? माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर और पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब, मसाल, बंदे वाणी विनायक को, लाल तारा, मील के पत्थर जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यह की कृति है। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध के रचनाकार कौन हैं? और आपने पुष्पमार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था?
विट्ठलनाथ का शिष्य आपको बताना है। और आप जानते हैं कि विट्ठलनाथ के शिष्यों में छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास हैं। तो चतुर्भुज दास आपका विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, नंददास और गोविंद स्वामी, 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। अगला प्रश्न, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? और आप जानते हैं तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि राम के बचपन का जो कांड है वह बाल कांड है, और विवाह का काल जो उनका आता है वो अयोध्या कांड है, और वनवास जो होता है वो अरण्य कांड यानी वनवास का समय। सीता के खो जाने का जो के बाद का जो समय है सुग्रीव से मित्रता वाला वो किष्किंधा कांड है, और लंका जो है सुग्रीव से मित्रता और लंका दहन ये सारी क्रियाएं सुंदर कांड में आती हैं, और युद्ध का वर्णन जो युद्ध होता है वह लंका कांड है, और लास्ट में युद्ध से वापस आते हैं और फिर आखिरी कांड उत्तर कांड है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रामचरितमानस में राम और सीता संवाद कहीं नहीं होता है। शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषुंडी संवाद, काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद ये देखने को मिलते हैं, लेकिन राम सीता संवाद कहीं नहीं मिलता। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी अग्रदास तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत क्या है? तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत 1540 ईस्वी की यह रचना एक प्रबंध काव्य है, एक प्रबंध काव्य है, और इसे समासोक्ति काव्य, रूपक या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा देने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रबंध काव्य को रूपक काव्य या प्रतीकात्मक काव्य की संज्ञा दी है। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना नहीं है? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं हैं, जबकि चित्रावली जो है यह उस्मान की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? और आपने जवाब में पराग पद्म सिंह शर्मा का सिलेक्ट किया विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। यह संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें कौन सा है? श्रृंखला की कड़ियां। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, माधवा नलकाम कंदला किसकी रचना है? माधवा नलकाम कंदला के रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया आलम को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम सनेही आलम के माधवा नलकाम कंदला ये रचनाएं आलम की हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? और उत्तर में आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल नाम से संबोधित करने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब कवित रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की रचनाएं हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी के रचनाकार अगर आपने चुन लिया है पद्माकर को तो बिल्कुल राइट आंसर है। पद्म विभूषण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा जैसी रचनाएं इन्होंने की हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो अपनी धरती अपने लोग यह 3 खंडों में विभक्त आत्मकथा है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है, जिसमें पहला खंड मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर सूरज पहला खंड है। वहीं दूसरा खंड इसका है देर सबेर, देर सबेर। और तीसरा खंड आपका है, तीसरा खंड आपस की बातें, आपस की बातें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग 19वीं सदी से माना जाता है, यानी आधुनिक काल से माना जाता है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का उपनाम त्रिशूल है। गया प्रसाद शुक्ल का स्नेही और त्रिशूल दोनों ही उपनाम है। डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा देने वाले कौन हैं? और आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना तो राइट आंसर के साथ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल की संज्ञा राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। वहीं गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, ग्रियर्सन ने चारण काल और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया कवियों के जीवन चरित्र का संग्रह है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 40। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो कविराज गोपीनाथ की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा, जिसको भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई यह रचना है। अगला प्रश्न, आला और उदल की चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो आप जानते हैं परमाल रासो, जो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है, रासो लोक गे काव्य है यह। तो जगनिक विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू
अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि और व्यास कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रणेता कौन हैं? तो नाथ पंथ के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि इसमें से कौन हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे पुराने कवि इसमें विद्यापति हैं। विद्यापति का समय काल 1350 से 1460 ईस्वी तक था। वहीं सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी रहा। तुलसीदास का 1532 से 1623 ईस्वी तक था, जबकि बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी तक था। तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? और जवाब में आपने आचार्य वामन को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और इस प्रश्न का जवाब कुंवर नारायण बेचैन द्वारा लिखा गया खंड काव्य आत्मजयी कठोपनिषद से अवतरित है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। इसमें नचकेता का प्रसंग वर्णन है। अगला प्रश्न, मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपने मगध पुस्तक का लेखक सेलेक्ट कर लिया श्रीकांत वर्मा को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न, दिनारंभ, भटका, मेघ, माया दर्पण, जल सागर आदि श्रीकांत वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो रीतकालीन के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अंधेरे में नामक शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी थी। तो विकल्प इसका राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वर्ष 1951 ईस्वी में दूसरे सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शकुंतला माथुर को चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल अगर आपने चयनित कर लिया है प्रगतिवादी, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? और आपने उसने कहा था 1915 ईस्वी की यह कहानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। पीएचडी 2013 में पूछा भी गया था प्रश्न एक कि प्रेम संवेदना पर आधारित कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? और इस प्रश्न का जवाब अगर जैनेन्द्र आपने सेलेक्ट किया, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग का साण कहानी की रचना किसने की? और वारेन हेस्टिंग का साण कहानी के कहानीकार अगर आपने उदय प्रकाश को चुना, तो राइट आंसर है। शिवमूर्त की चर्चित कहानी केसर कस्तूरी है। वहीं संजीव की कहानी प्रेम मुक्ति तथा सृंजय की कहानी नंगा है। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? और आपने राजा निर्वंशिया, तलाश बयान, नीली झील, मांस का दरिया जैसी समानांतर कहानियों के सूत्रधार रचनाकार को सेलेक्ट किया कमलेश्वर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया जयद्रथ वध एक खंड काव्य विधा की रचना है।
विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। अज्ञेय द्वारा यह लिखा गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? और जवाब में आपने परीक्षा गुरु, उत्तर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु जो है यह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला उपन्यास माना जाता है, जबकि देवकी नंदन खंत्री का उपन्यास है चंद्रकांता और गोदान तथा रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरे जीवन पर आधारित है और 1956 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य? विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो प्रश्न संख्या 60 का अगर राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है, मलेरिया और काला आजार के संबंध में, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नहुष के रचनाकार कौन है? तो नहुष, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न सस्पेंस में चला जाता है। नहुष यहाँ कविता की बात की जा रही है, तो कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना है, क्योंकि नहुष नाटक है गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास का। तो यहाँ पर विकल्प में गोपाल चंद्र का वर्णन नहीं है, यानी नहुष काव्य की बात की जा रही है। और विकल्प ए आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो राइट आंसर है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भागवंती उपन्यास आप जानते हैं कि सुदर्शन का उपन्यास है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। उनकी बड़ी चर्चित कहानी एक हार की जीत। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहिन के लेखक कौन है? नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कुरुस्वाहा, कुरुस्वाहा, हरिया हरकुलिस, हमजाद, कैप जैसी रचनाएं श्याम मनोहर जोशी ने की। तो वहीं श्रीलाल शुक्ल की अगर रचनाओं की बात की जाए तो आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव जैसी रचनाएं की हैं। तो वहीं रविन्द्रनाथ त्यागी ने, क्षमा करें, रविन्द्रनाथ कालिया ने जो है ABCD, खुदा सही सलामत जैसे उपन्यासों की रचना की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का उपन्यास इसमें बीज है। सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा जैसे उपन्यासों के उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनामदास का पोथा नामक शीर्षक से उपन्यास की रचना की। अगला प्रश्न है कि सदाचार का तावीज किसकी रचना है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने हरिशंकर परसाई को चुना होगा। तो हरिशंकर परसाई ने विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, प्रेमचंद के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर और पगडंडियों का जमाना जैसे व्यंग परक रचनाओं की रचना की। अगला प्रश्न, कथा सतसर की लेखिका कौन है? कथा सतसर की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने कथा सतसर की लेखिका के रूप में चुना होगा विकल्प चंद्रकांता को, डी को। तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है
छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी की बोलियां हैं। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी ये सब राजस्थानी की बोलियां हैं, तो वहीं ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो आप जानते हैं कि बघेली जो है यह पूर्वी हिंदी की है, और मेवाती राजस्थानी हिंदी की है, मगही बिहारी हिंदी की है। तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है, कन्नौजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप जानते हैं बघेली, कन्नौजी और मगही नहीं आएगी, मेवाती विकल्प सी इसका राइट आंसर है। तो वर्ष के लिए हिंदी का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रविंद्रनाथ ठाकुर चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों का मेल जो है वह इसमें व्यंजन कहलाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती हैं। मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है कि यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अद्भुत रस तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में से रस की पहचान कीजिए, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने संयोग श्रृंगार विकल्प ए चुना है तो राइट आंसर है, क्योंकि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हुए नैनन ही सौ बात। तो यहाँ पर सारी जो चेष्टाएं हैं वह नायक नायिका के मध्य भरे भवन में हो रही हैं। श्रृंगार, संयोग श्रृंगार आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अबला नसानी अबना नसइयों में कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शांत रस दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम, बैरी नार दृग जलन सो बूढ़ी जात अरिगाम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अतिशयोक्ति चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने पुनरुक्ति प्रकाश सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? और इसका जवाब आपने 11 वर्ण चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 23 वर्ण चुना तो राइट आंसर है। सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें अगर आपने 25 चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अभिधन उदय, तो इसका अभ्युदय बनेगा, विकल्प संधि आपसे पूछा जा रहा है और आपने अभ्युदय बताया, यण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं सतधन आनंद, सदानंद, यहाँ पर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संधि का प्रकार नहीं है? तो व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि विकल्प डी को अगर आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तत्संप्रदान तत्पुरुष बनेगा विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपन्यासकारों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट इसको सुमेलित कर लीजिए। पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो जो है कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है, तो मनुष्य के रूप में यशपाल का है। अगला प्रश्न है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान फट जाना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया अचानक आफत आ पड़ना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? स्वावलंबी होने के लिए इसमें सही मुहावरा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पैरों पर खड़ा होना बताया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ ते हो, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? और प्रश्न संख्या 92 का अगर राइट आंसर विकल्प बी आपने चुना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया और जवाब में आपने रोमन चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्रंथि शब्द का तद्भव क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए गांठ चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? और इस प्रश्न का जवाब आपने क्षेत्र सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो कर्ता ने, विकल्प बी के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्म कारक है? इस प्रश्न का जवाब अगर लड़का पत्थर फेंकता है यानी पत्थर को फेंकता है, कर्ता ने कर्म को, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प बी प्रकृति, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी जीरा, तो राइट आंसर है आपका। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? और आपने जवाब में नेत्री चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? और 103 का अगर आपने जवाब चुन लिया दिशाएं, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी रीतियां चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करना है आपको। तो दिशाएं ही उसके वस्त्र हैं, जिनके वस्त्र हैं, तो वे जो हैं दिगंबर होते हैं, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और जवाब में आपने युयुत्सु चुना, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी शास्त्रज्ञ बनेगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब
अगर आपने विकल्प सी चुना पश्च तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए तुच्छ चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा, और आपने पतला चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला शब्द है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अमी चुना विकल्प डी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब अपेक्षा और उपेक्षा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अयम एका सिंह अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया, यह एक शेर है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है, और प्रश्न संख्या 116 का राइट आंसर अगर आपने विकल्प बी महावीर चरितम चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा, और जवाब में आपने विकल्प डी विभेद चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुध्युष्पास्य का संधि विच्छेद क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने शुद्ध्युपास्य सेलेक्ट कर लिया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, धा धनतः रूप निष्पन्न होगा, तो विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा हिता। अगला प्रश्न है सह माम पश्यन्त का कर्मवाच्य क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी सेलेक्ट किया तेन अहम दृश्य तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द्विअकर्मक धातु कौन सी नहीं है। द्विअकर्मक धातु इसमें से कौन सी नहीं है, जवाब में आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी शेर तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। भविष्यत काल के लिए विकल्प सी लिट लकार प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है कि राजा धर्मम पालयत का कर्मवाच्य क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने राज्ञा धर्मा पाल्यते विकल्प बी चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पलम में समास कौन सा है, और जवाब में आपने कर्मधारय चुना तो राइट आंसर है। पंचवटी में समास कौन सा है, आपने द्विगु चुना तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।